प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान और जनूबी एशिया के तमाम तकरीबन ममालिक का, जहां एक हीट वेव आजकल जारी है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये जो दर्जा हरारत आजकल भी हम देख रहे हैं, जो अप्रैल के आखिरी दिनों के लिए ज़रा अनयूजुअल है, ये किस तरह बढ़ सकता है। जो ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान भारत कि अप्रैल के दौरान के लिए ये जो मौसम है ये ज़रा रूटीन से हट के है, टेम्परेचर्स जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं और शिद्दत हमें देखी जा सकती है। 40 के करीब जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त टेम्परेचर्स हैं और ख़दशा है कि ये इतने ही कुछ दिन के लिए रहेंगे। क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो लोग काम करते हैं वो काफ़ी इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इस तरह की जो अब अकरेंसेस हैं कि हीट वेव्स आएंगी और अनयूजुअल मौसम का पैटर्न होगा, ये अब हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनता चला जा रहा है। और जो हमने मौसम देखा मार्च में और अप्रैल में, ये अब हो सकता है कि आने वाले सालों में ये पैटर्न्स जो हैं ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करें। इस सारे मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आयशा खान साहिबा, ये एक माहिर माहौलियात है। वेलकम टू द शो आयशा साहिबा जी। अनयूजुअल वेदर पैटर्न बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि अप्रैल के महीने के लिए हमने पिछले दिनों में टेम्परेचर्स देखे, ये कितना हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेड था इन सम वेज़ कि आई मीन ऑब्वियसली बिकॉज क्लाइमेट चेंज के हवाले से आप लोग हमें ख़बरदार तो हर वक्त करते रहते हैं, और क्या हम कहें कि कितना सरप्राइजिंग था कि ये इस साल ऐसा मौसम है। देखिए, इस वक्त जिस फेज़ से हम गुजर रहे हैं ये क्लाइमेट वेरिएबिलिटी कहलाता है। इसमें चेंजेस आते रहेंगे, इसमें अनप्रेडिक्टेबल अकरेंसेस होती रहेंगी। इस वक्त जो हो रहा है ये एल नीनियो और ला नीनिया का अकरेंस है। दोनों इस वक्त न्यूट्रल फेज़ में हैं, जिसकी वजह से जो मॉनसून सर्कुलेशन होनी चाहिए थी वक्त पे वो नहीं हुई, वो इनएक्टिव है, जिसकी वजह से जो ज़मीनी दर्जा हरारत है वो ज़्यादा बढ़ गया है। और ये अभी पहली दफ़ा इस साल में टेम्परेचर स्पाइक नहीं हुआ। ये आपने देखा होगा कि इस साल हम विंटर से ऑलमोस्ट डायरेक्टली समर की तरफ जी, वो बीच वाला जो एक स्प्रिंग का मौसम आता था बाहर का, वो नहीं हुआ। और जिसकी वजह से जो हमारा वीट क्रॉप था, वीट एक थर्मल ग्रेन है, इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो 10 to 12 डेज़ का होता है। तो इस साल जो वीट था वो 3 to 4 डेज़ में मैच्योर कर गया, जिसकी वजह से जो वीट का साइज़ है वो भी छोटा है और जो उसका स्टार्च कंटेंट है वो भी कम है। तो वीट का जो ओवरऑल वेट होगा वो भी कम होगा। तो इस हीट वेव की वजह से अभी मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ असरात होंगे। बट आयशा साहिबा, जब आप कहती हैं कि क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है तो इस वक्त जो आम लोगों के लिए तो ऑब्वियसली घबराहट ये है कि जी अगर अप्रैल में इतने ज़्यादा टेम्परेचर्स हैं तो क्या ये इसी तरह बढ़ते रहेंगे और जून जुलाई में क्या सूरत हाल होगी। मगर जब आप कहती हैं क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, तो क्या इससे हम ये समझें कि ज़रूरी नहीं है ये हीट वेव यूं ही चलता रहे, हो सकता है कि एकदम मौसम फिर से तब्दील हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अब नॉर्दर्न एरियाज़ में आप देखें, नॉर्दर्न एरियाज़ में इसकी ड्यूरेशन कोई 10 दिन तक ये हीट वेव इसकी प्रेजेंट हीट वेव जो है, क्योंकि इसका स्पाइक 5 to 6 डिग्रीज जो है नॉर्मल एवरेज से इस वक्त ज़्यादा है। तो उस लोकेशन में क्योंकि आइस कैप्स हैं, ग्लेशिएटेड एरियाज़ हैं, तो एक्सेलरेटेड मेल्ट होगी। वहाँ पे आपको ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स का ख़तरा है, आपको फ्लडिंग का ख़तरा है। अगर आप कोस्टल एरियाज़ की तरफ आते हैं तो इस हीट वेव की वजह से लो प्रेशर एरियाज़ बिल्ड हो रहे हैं। उसकी वजह से जो समुंदर की तरफ से हवा ज़मीन की तरफ आती है अब वो अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो करेगी, तो हीट जो है टेम्परेचर वो इंटीरियर सिंध बलूचिस्तान में और भी बढ़ जाएगा। तो ये सारी आने वाले दिनों में या इसी वक्त ये जो फेज़ जा रहा है ना हीट स्पाइक का, इसमें ये होगा। उसके बाद मानसून्स के बारे में हम कह नहीं सकते कि मानसून इस वक्त पे आएंगे, उनकी इंटेंसिटी क्या होगी, ये सारा जो वेरिएशन है ना उसी का हिस्सा बन रहे हैं, क्योंकि इतनी GHG गैसेस जो हैं, ग्रीन हाउस गैसेस जो ट्रैप्ड हैं एटमॉस्फेयर में, वो किस तरह प्ले आउट करेंगी इसका कोई सर्टन जो है ना पाथवे आपको नहीं बता सकता। बारिश के हवाले से भी यही कहा जा रहा है कि बारिश अभी तक भी इस साल कम हुई है ऑन एवरेज,
اور آنے والے دنوں میں بھی یہی ہوگی، بٹ آپ کہہ رہی ہیں وی کانٹ ٹیل کہ مانسون کی کیا شدت یا ہوگی یا نہیں؟ ہمارے پاس دراصل جو ہائیڈرومیٹ کیپیبلٹی ہے نا وہ بہت کمزور، پاکستان کی وہ بہت کمزور ہے. ہم یہ تو بتا سکتے ہیں کہ کل سورج نکلے گا، کل مطلع ابر آلود ہوگا یا کل بارش ہوگی، لیکن دنیا جو ہے وہ اب امپیکٹ بیس اسیسمنٹ کی طرف چلی گئی ہے میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ میں. اور ہمیں 2 سال پہلے ورلڈ بینک نے $60 ملین دیے تھے نیشنل ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ فنڈ کو، جس سے ہائیڈرومیٹ ڈپارٹمنٹ نے اپنی کیپیبلٹی کو انہانس کرنا تھا. وہ پیسہ ابھی تک وہیں پڑا ہوا ہے، اس کا استعمال نہیں ہوا. وجہ آپ منسٹری آف کلائمیٹ چینج سے پوچھیں، ایویشن سے پوچھیں، NDRMF سے پوچھیں، ہائیڈرومیٹ ڈپارٹمنٹ سے پوچھیں. پاکستان تحریک انصاف کا تو یہ ہمیشہ ایک دعویٰ رہا ہے کہ وہ بہت کلائمیٹ پہ ان کی جو مینیفیسٹو ہے یا وہ اس کو بہت سیریسلی لیتے ہیں، بٹ زیادہ ان کی پھر توجہ ان چیزوں پہ شاید کم رہی ہو، کیونکہ اگر آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، ایک طرف تو ہم کہتے ہیں نا ہمارے پاس فائنینشیل ریسورسز نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو کوئی پیسہ دیتا بھی ہے اور آپ اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے تو پھر یہ جو اثرات ہم دیکھ رہے ہیں، رسک اسیسمنٹ تو آپ تبھی کر سکتے ہیں نا جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا لیول آف رسک جو ہے اور اس میں جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں وہ کیا ہیں. یہ تو وہی بات ہوگی کہ ہم کہیں گے کہ زلزلہ آئے گا، لیکن اس کی فالٹ لائنز کیا ہیں، اس کی کیا انٹینسٹی ہو سکتی ہے، اس میں آپ نے اگر کنسٹرکشن کرنی ہے تو آپ کو کون سی سزمک ریزسٹنٹ میجرز لینے کی ضرورت ہے. ہمیں تو اس وقت اپنے ہائیڈرومیٹ ڈپارٹمنٹ سے یہ انفارمیشن مل ہی نہیں رہی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک لو امیٹر ہیں، ہماری 1% گرین ہاؤس گیس ایمیشنز ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ ہم پہ کم ہوں گے. لیکن 3 سال ہو گئے ہمارے پاس ابھی تک نیشنل ایڈیپٹیشن پلان نہیں آیا.